Question: If a person votes in more than one ward at a general election of municipality, his vote would be. यदि कोई व्यक्ति किसी नगर पालिका के आम चुनाव में एक से अधिक वार्ड में मतदान करता है तो उसका मत होगा: A. Wide in one ward, B. Wide in all the ward, C. Varied in one ward of his choice, D. None of the above. इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वाइड इन ऑल दी वार्ड्स। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें सेक्शन 13 देखना होगा। सेक्शन 13 ई जो राइट टू वोट की बात करता है। 13 ई क्लास 1 जो बताता है कि वही व्यक्ति वोट देगा जिसका इलेक्टोरल रोल में नाम अंकित होगा। 13 ई क्लास 2 यह स्पष्ट करता है कि जो व्यक्ति सेक्शन 12 डी के अकॉर्डिंग डिस्क्वालिफाइड है वह वोट देने का हकदार नहीं होगा। सेक्शन 12 डी में जो डिस्क्वालिफिकेशन दी गई है उसमें अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, अनसाउंड माइंड किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है या किसी करप्ट प्रैक्टिस को अपना रहा है, 3 दफाओं में उसे डिस्क्वालिफाइड घोषित किया जा सकता है। और 13 ई क्लास 3 का कहता है कि अगर एक से अधिक वार्ड में वोट देता है तो ऐसा करने पर उसके सभी वोट जो है शून्य हो जाएंगे। नो पर्सन शैल वोट एट अ जनरल इलेक्शन इन मोर देन वन वार्ड एंड इफ अ पर्सन वोट्स इन मोर देन वन सच वार्ड हिज वोट्स इन ऑल सच वार्ड्स शैल बी वाइड। और सेक्शन 13 ई का क्लास 4 कहता है कि कोई भी व्यक्ति एक ही वार्ड में एक से अधिक वोट नहीं देगा भले ही उसका नाम इलेक्टोरल रोल में एक से अधिक बार अंकित किया गया है। अगर वह ऐसा करता है तो उसके सारे वोट जो होंगे वाइड हो जाएंगे और शून्य हो जाएंगे। और 13 का क्लास 5 कहता है कि कोई भी व्यक्ति निर्वाचन में वोट नहीं करेगा जो कारागार में निरुद्ध है, जो कारागार में किसी निर्वासन के। सेक्शन 13 ई क्लास 5 यह स्पष्ट करता है कि नो पर्सन शैल वोट एट एनी इलेक्शन इफ ही इज कन्फाइंड इन अ प्रिजन वेदर अंडर अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन और अदरवाइज आर इज इन द लॉफुल कस्टडी ऑफ द पुलिस। कोई भी व्यक्ति जो कारागार में है वह वोट देने का अधिकारी नहीं होगा, किंतु इसका एक अपवाद है कि अगर वह व्यक्ति प्रिवेंटिव डिटेंशन या निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार किया गया है तो वह व्यक्ति वोट देने का अधिकारी होगा। अगला क्वेश्चन है टर्म ऑफ म्युनिसिपैलिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द यूपी म्युनिसिपैलिटीज एक्ट इज। नगर पालिका अधिनियम 1916 के अंतर्गत गठित एक नगर पालिका का कार्यकाल है: ए 6 years from the date of first meeting, B 4 years from the date of oath, C 5 years from the date of declaration of result, D none of the above। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें सेक्शन 10A देखना होगा। 10A के अकॉर्डिंग जो टर्म ऑफ म्युनिसिपैलिटी या नगर पालिका के कार्यकाल के बारे में उपबंध करता है। 10A क्लास 1 के अकॉर्डिंग एवरी म्युनिसिपैलिटी शैल अनलेस सूनर डिसॉल्व अंडर सेक्शन 39 कंटिन्यू फॉर 5 years फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग एंड नो लॉन्गर। पहली बैठक के लिए नियत दिनांक से 5 वर्ष तक, न कि उससे अधिक बनी रहेगी। अब इस ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए नन ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है एट अ जनरल इलेक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटी अ पर्सन इन लॉफुल कस्टडी ऑफ पुलिस अदर देन अ प्रिवेंटिव डिटेंशन। नगर निगम के आम चुनाव में अभिरक्षा में निरुद्ध एक व्यक्ति जो पुलिस की विधिक अभिरक्षा में है कैन कास्ट पोस्टल वोट, कैन कास्ट vote with permission of concerned court, can cast vote with permission of jail superintendent, D cannot cast vote। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें सेक्शन 13E क्लास 5 देखना होगा, जो कि हम पहले क्वेश्चन में ही देख चुके हैं कि सिवाय प्रिवेंटिव डिटेंशन की दशा में अगर कोई व्यक्ति प्रिजन में है तो वो वोट कास्ट नहीं कर सकता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन पिटिशन फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्शन 1916 फाइल्ड under UP Municipalities Act would lie before
उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के अंतर्गत दायर निर्वाचन याचिका के स्थानांतरण हेतु आवेदन किसके समक्ष होगा? ए. स्टेट गवर्नमेंट, बी. प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, सी. कमिश्नर ऑफ डिवीजन, डी. हाई कोर्ट इफ ट्रांसफर इज टू डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट जज विद इन द डिस्ट्रिक्ट। उच्च न्यायालय यदि स्थानांतरण एक जनपद के किया जाना है, एक जनपद से दूसरे जनपद को किया जाना है और जनपद न्यायाधीश को अगर जनपद के भीतर किया जाना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ये इसका ऑप्शन सेक्शन 43 बी ट्रांसफर ऑफ पिटिशन पर आधारित है। Question is, which schedule enumerated the enactment which stand repealed by the UP Municipality Act 1916? कौन सी अनुसूची उन अधिनियम को प्रकटन करती है जिन्हें उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 द्वारा निरसित किया जाता है? शेड्यूल 2, बी शेड्यूल 6, सी शेड्यूल 14, डी शेड्यूल 9। इसका सही आंसर है शेड्यूल 9 या ऑप्शन डी। सेक्शन 334 जो कि रिपील एंड सेविंग क्लास से संबंधित है, इसके अकॉर्डिंग शेड्यूल 9 में रिपील्ड इनैक्टमेंट्स की लिस्ट दी गई है और शेड्यूल 8 जो है, जो सेक्शन 31 शेड्यूल 8 जो कि सेक्शन 314 जिसमें लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस के बारे में बताया गया है उससे संबंधित है। क्वेश्चन है वह है उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के अंतर्गत निर्धारण आदेश के विरुद्ध अपील किसके समक्ष प्रस्तुत होती है? An appeal against an assessment order under the UP Municipalities Act 1916 lies to the A. State Government, B. District Magistrate, C. Chief Judicial Magistrate, D. President of Municipality। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी बिफोर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इस क्वेश्चन का आंसर सेक्शन 160 ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट पर बेस्ड है, जिसका आंसर सेक्शन 160 जो कि अपील रिलेटिंग टू टैक्सेशन से संबंधित, सेक्शन 160 जिसका मार्जिनल नोट्स है अपील्स रिलेटिंग टू टैक्सेशन से संबंधित है, के अनुसार अपील डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या किसी ऐसे अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी जिसे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस संबंध में सशक्त किया गया। An election petition challenging election of members of municipality under the UP Municipalities Act 1916 could be transferred for trial by A. State Government, B. High Court, C. Commissioner of the region concerned, D. could not be transferred। क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत किसी नगर पालिका के सदस्य के निर्वाचन को चुनौती देने वाली निर्वाचन याचिका का विचारण के लिए किसके द्वारा अंतरण किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन बी हाई कोर्ट। इस हाई कोर्ट के द्वारा अंतरण किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर सेक्शन 43 पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है एन इलेक्शन पिटिशन अंडर द उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी एक्ट 1916 इज नॉट मेंटेनेबल एट द इंस्टांस ऑफ ए अनसक्सेसफुल कैंडिडेट, बी 20 electors of the municipality, C person who claims that his nomination was improperly rejected, D any single voter। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के अंतर्गत किसकी ओर से निर्वाचन याचिका पोषणीय नहीं है? क्वेश्चन ये अनसक्सेसफुल कैंडिडेट, बी 20 electors of the municipality, C person who claims that his nomination was improperly rejected, D any single voter। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एनी सिंगल वोटर। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें सेक्शन 20 देखना होगा। सेक्शन 20 का मार्जिनल नोट्स है फॉर्म एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्शन पिटिशन, याचिका का प्रारूप और उसका प्रस्तुत किया जाना। सेक्शन 20 का क्लास 3 इस क्वेश्चन के आंसर को बताता है और स्पष्ट करता है कि द पिटिशन में बी प्रेजेंटेड बाई एनी कैंडिडेट इन हुज फेवर votes have been recorded and who claims in the petition to be declared elected in the room of the person whose election is questioned, or by 10 or more electors of the municipality, or by a person who claims that his nomination paper was improperly rejected। सेक्शन 20 क्लास 3 तीता घोषित किया जाए या 10 से अधिक म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्टर्स
और या तो ऐसा व्यक्ति जो यह दावा करता है कि उसका नामांकन पत्र अनुचित तरीके से वापस कर दिया गया है। ऐसे तीन प्रकार के व्यक्तियों की निर्वाचन याचिका मेंटेनेबल है। कोई भी सिंगल वोटर इस प्रकार की पिटीशन फाइल नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, If during hearing of an appeal relating to tax under the Uttar Pradesh Municipality Act 1916, a question as to principle of assessment arises on which the officer hearing the appeal entertains reasonable doubt, which of the following course is open to him? उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत कर से संबंधी अपील की सुनवाई के दौरान निर्धारण के सिद्धांत के बारे में प्रश्न उत्पन्न होता है, जिस पर अपील की सुनवाई करने वाला अधिकारी युक्त संदेह को ग्रहण करता है, तो उसके लिए निम्न में से कौन सा उपाय उपलब्ध है? ए, निर्णय के लिए राज्य सरकार को यह मामला प्रसारित कर सकता है। बी, रेफर द मैटर टू द हाई कोर्ट ऑफ डिसीजन, निर्णय के लिए यह मामला उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट कर सकता है। सी, सीक्स assistance from the Board of Revenue on the question on which he entertains doubt and thereafter decide the same, जिस प्रश्न का वह संदेह ग्रहण करता है उस पर राजस्व बोर्ड से सहायता मांग सकता है और उसके बाद उसका निर्धारण कर सकता है। डी, नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, रेफर द मैटर टू द हाई कोर्ट फॉर डिसीजंस, निर्णय के लिए यह मामला उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट कर सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर हमें सेक्शन 162 में मिलेगा। 162 का मार्जिनल नोट्स है रेफरेंस टू हाई कोर्ट। इफ ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ एन अपील under section 160 a question as to the liability or the principle of assessment of a tax arises on which the officer hearing the appeal entertains reasonable doubt, he may either of his own motion or on the application of a person interested draw up a statement of the facts of the case and the point on which doubt is entertained and refer the statement with his own opinion on the point for the decision of the High Court. पार्ट 3 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, पहला क्वेश्चन था recriminatory proceedings under उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज एक्ट 1916 pertains to उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 के अंतर्गत प्रत्यारोपकारी कार्यवाहियां संबंधित हैं। ए, क्रिमिनल एक्शन अगेंस्ट पर्सन गिल्टी ऑफ कमिटिंग ऑफेंस अंडर द एक्ट, इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध कारित करने के दोषी व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाहियां। बी, अ कैंडिडेट sought to be declared as returned candidate in an election petition, किसी निर्वाचन याचिका में निर्वाचित उम्मीदवार के रूप में घोषित किए जाने की अपेक्षा वाला उम्मीदवार। सी, रिकवरी ऑफ अमाउंट ड्यू टू अ म्युनिसिपैलिटी, किसी नगर पालिका को देय धनराशि की वसूली। डी, डिटर्मिनेशन ऑफ रिजर्व सीट्स इन अ म्युनिसिपैलिटी, किसी नगर पालिका में आरक्षित सीटों का निर्धारण। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, recriminatory proceedings pertains to a candidate sought to be declared as returned candidate in an election petition, या किसी निर्वाचन याचिका में निर्वाचित उम्मीदवार के रूप में घोषित किए जाने की अपेक्षा वाला उम्मीदवार। इस क्वेश्चन के आंसर सेक्शन 21 पर आधारित है। सेक्शन 21 का मार्जिनल नोट्स ही है रेक्रिमिनेटरी प्रोसीडिंग्स। रेक्रिमिनेशन का मतलब है म्यूचुअल एक्विजिशन, मतलब एक दूसरे पर आरोप लगाना। सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग where in an election petition a declaration that any candidate other than the returned candidate has been duly elected is claimed. The returned candidate or any other party may give evidence to prove that the election of such other candidate would have been void if he had been the returned candidate and a petition had been presented calling in question his election. जब किसी इलेक्शन पिटीशन में यह घोषणा की जाए कि निर्वाचित उम्मीदवार या रिटर्न कैंडिडेट से भिन्न किसी अन्य उम्मीदवार ने सम्यक रूप से निर्वाचित होने का दावा किया है, तो निर्वाचित उम्मीदवार या कोई अन्य पक्षकार यह साबित करने के लिए ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है कि
ऐसे उम्मीदवार का निर्वाचन शून्य हो गया होता यदि वह निर्वाचित उम्मीदवार होता और ऐसी याचिका प्रस्तुत की गई होती जिसमें उसके निर्वाचन के संबंध में आपत्ति की गई हो। इसमें एक प्रोवाइजो है कि जो भी रिटर्निंग कैंडिडेट है या ऐसा अन्य पक्षकार है ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि उस पर निर्वाचन याचिका की नोटिस के सर्विस होने के दिनांक से 21 दिन के भीतर उसने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ऐसा करने के आशय की नोटिस न देती हो। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट इन गिरिजा वर्सेस सरला देवी एंड अदर्स held that recriminatory proceedings should be brought within 21 days from the date of service of notice। प्रत्यारोप कार्यवाही नोटिस तामील होने की तिथि से 21 दिन के भीतर लाई जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है इलेक्टोरल रोल फॉर वार्ड अंडर द म्युनिसिपैलिटीज एक्ट 1916 इज रिवाइज्ड। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत किसी वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण किया जाता है। ए एवरी 10 years, बी एवरी 5 years, सी एज एंड व्हेन डायरेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जैसे एवं जब राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किया जाए। डी नन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें सेक्शन 12G देखना होगा जिसका मार्जिनल नोट्स है रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण। The State Election Commission may, if it thinks necessary to do for the purpose of a general or by-election, direct a revision of the electoral roll for any ward in such manner as it may thinks fit। ऑप्शन सी में लिखा है एज एंड व्हेन डायरेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अगर यहाँ पे एज एंड व्हेन डायरेक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन होता तो ऑप्शन सी सही हो सकता था। कुल मिला के राज्य निर्वाचन आयोग यदि वह सामान्य या उप निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए ऐसा करना आवश्यक समझे जो किसी वार्ड की निर्वाचक नामावली का ऐसी रीत से जिसे वह उचित समझे रिवीजन करने का डायरेक्शन दे सकता है। इसमें एक प्रोवाइजो है कि सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट द इलेक्टोरल रोल for the ward as in force at the time of issue of any such direction shall continue to be in force until the completion of the revision so directed। अन्य बंधु के अधीन रहते हुए वार्ड की निर्वाचक नामावली जैसा कि वह कोई ऐसा निर्देश दिए जाने के समय प्रवृत्त हो बनी रहेगी जब तक कि इस प्रकार निर्देशित पुनरीक्षण पूरा न हो जाए।